So in dim light, lesser amount of light is there, brightness कम होती है, so the size of pupil increases. क्या होगा बताओ? The size of pupil increases. कभी dim light होगी तो डिम लाइट में साइज ऑफ प्यूपल ये बड़ा हो जाएगा. कितना बड़ा भी हो सकता है? अगर आप जिस समय सिनेमा हॉल में बैठे होंगे तो ये सबसे बड़ा होगा. अगर उसी समय आंखों पे कोई टॉर्च डाल दे तो आपको लगेगा ये डार्क है, तो ये डिम लाइट में सबसे ज़्यादा होगा. सो दैट टू रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट टू परसीव इमेज, ज़्यादा रोशनी पड़ेगी आंखों में तभी तो कुछ देख पाओगे. डिम लाइट में तो ऐसे ही बहुत फीबल लाइट होती है, कमज़ोर लाइट होती है. सो हाउ कैन यू परसीव द इमेज? मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज नीडेड. जबकि मान लीजिए कि अगर ब्राइट लाइट होगी तो ये इतना छोटा हो जाएगा. तो ये कब होगा बताइए? ब्राइट लाइट में. और ये किसमें होगा? डिम लाइट. Size of pupil increases to receive more amount of light. And their size, it is all regulated by shutter. इसके चारों तरफ जो शटर बने हैं ना, ये जिनको हम आइरिस कहते हैं. आइरिस न बोलो तो तुम डायफ्राम बोल दो, शटर बोलो, आइरिस बोलो, डायफ्राम बोलो, कुछ भी बोलो. So these shutter regulates the size. ठीक है ना? ये उसी हिसाब से करते हैं. इन ब्राइट लाइट या सनलाइट, साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल ये है, डिक्रीजेस एंड लेसर अमाउंट ऑफ लाइट is allowed to enter inside eye. ऐसा किस लिए किया जाता है? नहीं तो कॉर्निया रेटिना जल जाएगा. अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस से किसी को जलाया भी जा सकता है. तो इट इज़ वेरी डेंजरस. सो लेसर अमाउंट ऑफ लाइट इज अलाउड टू एंटर. ठीक है? इट इज फॉर सेफ्टी ऑफ रेटिना, अदरवाइज रेटिना विल बर्न. ठीक है? अदरवाइज रेटिना जल जाएगा या डैमेज हो जाएगा. तो कभी भी ये क्रिस्टलाइन लेंस है तो क्रिस्टलाइन लेंस के आगे पे थोड़ा बनाया करो प्यूपिल. ये बीच की जो ओपनिंग है ये प्यूपिल है. तो इससे जो लाइट आएगी, तो जो भी लाइट आ रही है वो लेंस में जाकर यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी. कन्वर्ज हो जाने के बाद ये जो आई बॉल है, तो आई बॉल को डैमेज कर सकती है ना. तो इसलिए अगर ज़्यादा ओपन कर दिया जाएगा तो यहाँ से भी आएगी. तो उस लाइट को इसने रोक लिया, आइरिस ने अंदर नहीं जाने दिया. नहीं तो इतनी सारी लाइट आएंगी और वो एक ही जगह पे फोकस हो जाएंगी. तो क्या वहाँ पर हॉटनेस नहीं हो जाएगी? बर्निंग हो जाएगी, पेपर जलाया जा सकता है. तो रेटिना है जिसमें लाइट सेंसिटिव नर्व्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स हैं. सो उसको बचाने के लिए फॉर सेफ गार्डिंग इट द साइज इज रेगुलेटेड बाई आईरिस. ओके? अब देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल का क्या काम है? सिलियरी मसल्स देखो, कुछ चीजें देखिए. फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल, फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स. देखो, जब सिलियरी मसल्स इसको होल्ड कर रही हैं लेंस को, तो
ये हमारे पास बुक खुली हुई है, ये देखो। तो इससे अगर इसको लेटर पिकअप करना है, पिकअप करना पड़ेगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बुक से ले 25 सेंटीमीटर से, दैट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दो चीज हो सकती है, मान लीजिए ये बुक से अगर ये लेटर ले रही है, तो ऐसे में रेटिना पे इसको पहुंचाने के लिए ज़्यादा कन्वर्जेंस चाहिए। ध्यान दीजिए, मान लो ये बुक है, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा। इससे पास रखी चीज नहीं देख पाओगी, ये लीस्ट डिस्टेंस है। तो बताओ, ये रे ऐसे जा रही थी और इसने इसको कन्वर्जेंस दी, ज़्यादा मोड़ लिया कि नहीं? और दूसरा देखो, मान लीजिए ये सिलियरी मसल्स हैं, आई बॉल, तो यहाँ पर सिलियरी मसल्स ने इसको होल्ड करके रखा है, एक ऐसा, और रे आ रही है सितारों से। तो बोलो, इस केस में ज़्यादा इसने मोड़ा कि इस केस में ज़्यादा मोड़ा? किस केस में आपको लगता है मैं ज़्यादा मोड़ा? अभी ये जो स्टार से रे आ रही है पैरेलल, या पहले वाले केस में ज़्यादा मोड़ा गया? इस चीज को कहते हैं, इट इज, आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेन्ड आई है, और इसको कहते हैं रिलैक्स्ड आई। इसको क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई, देखिए क्यों रिलैक्स्ड कह रहे हो? रिलैक्स्ड आई का मतलब है व्हेन सिलियरी मसल्स आर नॉट एट वर्क, सिलियरी मसल्स को दबाने में काम करना पड़ता है। समझो इस चीज को, ये जब दबाएंगी, क्या इन्होंने इसकी पावर को बढ़ा दिया है? व्हेन दिस इज, ऐसे हो जाए, ऐसे बढ़ने का मतलब ऊपर नीचे से दबाया जाए, तो ये स्ट्रेन्ड आई है। स्ट्रेन्ड आई में जब तुम बुक पढ़ रहे हो तो सिलियरी मसल को काम करना पड़ रहा है, आपको माइंड नहीं लगाना पड़ रहा है, बेचारी सिलियरी मसल दबाए पड़ी है उसको। ऐसे में तुम 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन तारों को तुम पूरी रात निहारते रहते हो, क्योंकि सिलियरी मसल रिलैक्स है, तुम्हारा ये जो लेंस है सही रह गया। ऐसे हो जाए तो क्या होता है? टू इंक्रीज पावर सिलियरी मसल्स आर एट वर्क। तो रिलैक्स्ड आई में क्या होता है बताइए? सिलियरी मसल्स आर एट रेस्ट। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये सिलियरी मसल्स के ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो यही क्वेश्चन आता है कि सिलियरी मसल्स आर एट रेस्ट। और सिलियरी मसल्स इसमें क्या है बोलो? जब कंप्रेस है, ये थिक लेंस है, इट हैज़ मोर पावर, और उसमें क्या है? लेस पावर। वो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो 40 डायोप्टर आई थी, और यहाँ देखोगे तो 44 डायोप्टर इसकी पावर आई थी। कैलकुलेट किया था कि नहीं दोनों केस में? तो इसमें क्या लिखे बोलो? सिलियरी मसल्स एट वर्क और रिलैक्स। एट वर्क। अब देखिए, देखो रिलैक्स टाइम, when we see objects at infinity, ये कुछ टर्म्स हैं, अभी इनके बेसिस पर फिर हम आगे चलेंगे। रिलैक्स्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, ये कुछ टर्म्स हम ले लें ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, वहाँ पर इन सबकी जरूरत पड़ेगी। रिलैक्स्ड आई क्या होता है? When we see objects at infinity, then our crystalline lens is thin, less power is used, ciliary muscles are at rest, hence the eyes are said to be relaxed. ये है रिलैक्स। क्या क्या होगा बोलो? Infinity, then less convergence is needed, and such vision is called vision of relaxed eye.
ओके, स्ट्रेन, अगर तुम्हारे आंखों पे जोर पड़ रहा है उसको कहेंगे स्ट्रेन्ड आई। व्हेन ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कहाँ रख दिया जाए बोलो? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision, then यही है least distance of distinct vision, then it needs more power to focus it at retina। ज़्यादा चाहिए तो देखो कितना मोड़ना पड़ रहा है, और वहाँ ज़रा सा ही मोड़ा। it needs more power then it needs more power to focus object at retina। तो ऐसा में क्या होगा बोलो? now ciliary muscle compress the crystalline lens and increase its thickness। It is called, इससे आंखों पर जोर पड़ रहा है, तो जोर पड़ रहा है तो स्ट्रेन्ड है। Least distance of distinct vision, the minimum distance from eye up to which objects कैन बी सीन। आप बुक को अपने आंखों के पास लाओ और पास लाओ, और उसके बाद एक स्केल रख के देख लो भाई ये कितना है, डिस्टेंस मेजर करो जहां तक तुमको ठीक से दिख रहा है, वो तुम्हारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, स्केल रख के देख लीजिए, इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। थोड़ा तुम जब उसको और पास लाओगे तो ब्लर दिखने लगेगा, तो जहां तक क्लियरली देखा जा सकता है वो मिनिमम पॉसिबल रखो, स्ट्रेन्ड आई के साथ हम देख ले रहे हैं, यू मैनेज टू सी, तो वो तुम्हारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। फॉर हेल्दी एडल्ट it is 25 सेंटीमीटर एंड फॉर चाइल्ड के साथ 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। आप लोगों के केस में 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन 18 साल तक पहुंचते पहुंचते ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो आपकी क्रिस्टलाइन मसल है वो और दबा देगी, पूरा दबा के रख देगी इस क्रिस्टलाइन लेंस, लेकिन बाद में वो उतना नहीं लेगा। तो एंड फॉर चिल्ड्रन it may be nearer up to 15 centimeters। Far point and near point, the farthest distance up to which a person can see distinctly and clearly is called
फार पॉइंट, अगर तुम सितारों को देख सकते हो तो तुम्हारा फार पॉइंट इंफिनिटी है, लेकिन वो आपको ब्लर दिखाई पड़ रहे हैं, धुंधले दिखाई पड़ रहे हैं, डिफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे केस में ये दो तारे एक साथ मिलके एक ही दिखाई पड़ रहे हैं, पास पास वाले हैं, कुछ ना कुछ सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है योर फार पॉइंट हैज डिक्रीज फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर्स। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बस ये यहीं तक दिख रहा है, उसके आगे देखता ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, उनको मायोपिया होता है। वो कहेंगे सर आगे बैठा दोगे तो बोर्ड देख लेंगे, वहाँ से नहीं दिखता है, वहाँ से यहाँ बैठाओगे सर तो त्रिशूल दिखती है और आगे अब कौन दिख रहा है, यहाँ कोई बैठा हो सर वो दिख रहा है, अब बोर्ड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मान लो कुछ लोगों का फार पॉइंट हेल्दी है, हेल्दी ह्यूमन आई का फार पॉइंट इंफिनिटी है, बट फॉर डिफेक्टेड विजन फार पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू फ्यू मीटर। क्लासरूम में पीछे बैठा हुआ लड़का बोर्ड नहीं देख पाता, तो इसका मतलब है उसका फार पॉइंट 3 मीटर भी नहीं है, 1 मीटर इतना ही होता है। तो यहाँ नहीं देख पा रहा है, यहाँ देख पा रहा, 2 मीटर का देख पा रहा, सही है। तो जहाँ तक तुम देख सकते हो फॉर हेल्दी ह्यूमन फार पॉइंट is infinity, but for defected eye, वो कौन सा डिफेक्टिव बाद में देखेंगे, but for defective eye, defective vision, it may reduce to few meter। चलो नियर पॉइंट क्या होता है, the nearest point up to which, वास्तव में ये इसी की डेफिनेशन है, लीस्ट डिस्टेंस ही तो नियर पॉइंट है। फार पॉइंट को F से डिनोट करेंगे और नियर पॉइंट को up to which a person can see डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, साफ साफ देख सकें। मान लो जैसे यहाँ तक है 2 उंगली 2 उंगली 2 उंगली 1 उंगली, तो अगर वो डिफ्यूज नहीं है, एक ही तो है, 2 कहाँ है, नहीं 2। तो ऐसी स्थिति में डिस्टिंक्ट हो, 2 अलग अलग चीजें तुम्हें 2 दिखें और क्लियर भी दिखें, इसीलिए 2 अलग अलग वर्ड है। डिस्टिंक्टली का मतलब 2 चीज 2 दिखें। अगर तुम 2 लाइन पास पास खींचो तो तुम देखोगे थोड़ी दूर तक ले जाते हुए, बहुत पास खींचो, जितना तुम्हारा पेन फाइन है तो पास पास खींचो, थोड़ी देर तक ले जाते हुए वो तुम्हें 2 दिखेंगे, लेकिन थोड़ी दूर ले जाने पर वो 1 भी दिखने लगती है। समझ आई बात कि नहीं? दूर लेते जाओ तो तुम्हें लगेगा नहीं ये 1 ही है, ऐसा होता है। बहुत पास पास खींच लो, थोड़ी दूर तक 2 दिखेंगी, और फिर उसके बाद क्या होगा बोलो, 1 नहीं दिखने लगेंगे। तो जहां तक द नियरेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड नियर पॉइंट, इट इज 25 मीटर फॉर हेल्दी आई। ध्यान दीजिए, जो हेल्दी एडल्ट आई है उसके लिए क्या होगा, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो ऐसे में जो उसकी सिलरी मसल्स है ना वो लूज हो गई, वो अब दबा नहीं पाएंगी। हाँ, तो इट इज 25 सेंटीमीटर। और बूढ़े व्यक्ति की तो ये सब भी लूज हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या सिलरी मसल्स नहीं लूज हो जाएंगी, ऐसा होता है। तो क्या वो दबा पाएंगी? तो अगर वो दबा नहीं पाएंगे तो ऐसे में क्या वो फोकस कर पाएगा पास की चीज को? सो एट दैट टाइम वो इट्स नियर पॉइंट इंक्रीजेस अप टू 50 मीटर। कहेगा यहाँ की किताब नहीं पढ़ पाते, यहाँ पे रख दोगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन बड़े बड़े लेटर रखो, गीता भागवत इतने मोटे मोटे अक्षर हो तो पढ़ लेंगे, वहाँ रखो। हैं 50 सेंटीमीटर। सो ऐसे केसेस में फॉर डिफेक्टिव विजन और फॉर ओल्डर पर्सन इट इंक्रीजेज अप टू 50 सेंटीमीटर। लेकिन 50 सेंटीमीटर बहुत दूर है, बार बार जाके वहाँ पन्ना पलटे, फिर यहाँ आ जाए, फिर पन्ना पलटे, तो ये इट इज़ इनकन्वीनियंट। पास होता तो कर लेता, अब 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर तो वहाँ कहाँ बार बार जाए। तो इसलिए
For defective vision, it may be up to 50 सेंटीमीटर. नियर पॉइंट कहाँ पर होगा? एट 50 सेंटीमीटर और मोर. एट 50 सेंटीमीटर. नाउ दृष्टि की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? Now power of accommodation. Power of accommodation. So the ability of eye to focus the distant object as well as the nearby object is known as its power of accommodation. Its range is from infinity to 25 centimeters. The ability of eye to focus farther object को कर लेती है, as well as nearer object at retina. ये कहाँ कर पाएगी बोलो? To focus is called its power of its range. इसकी रेंज क्या है? From infinity to 25 सेंटीमीटर for healthy eye. एडल्ट आई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा और कुछ हो सकता है. ठीक है. एंड जो टोटल पावर ऑफ लेंस है, कॉर्निया को भी मिला लो. कॉर्निया 80% कन्वर्जेंस करता है और साथ में 20% या फाइनल एडजस्टमेंट इसके द्वारा होता है. सो पावर ऑफ लेंस वेरीज फ्रॉम 40 डायोप्टर टू 44 डायोप्टर. इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? इन्फिनिटी के लिए कम चाहिए तो 40 है. सो ये है पावर ऑफ अकोमोडेशन. अब लिख रहा हूँ पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में होगी. तो पावर ऑफ लेंस ऑफ आई वेरी फ्रॉम, आई है तो वेरीज फ्रॉम +40 डायोप्टर टू +44. ओके. अब देखिए आगे देखते हैं. बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन, जो कि यहाँ पर बुक में दिया हुआ है. बाइनोकुलर स्टीरियोस्कोपिक विजन. ठीक है. चेन्नई में नहीं है. थोड़ा 1-2 लाइन बता दें फिर आगे बढ़ जाए. क्या पता, कुछ भरोसा नहीं. 1-2 लाइन समझ. जैसे कि पुराने जमाने की मूवी में हम देखते थे तो उसमें एक आंख पे हरी पट्टी बंधा रखता था विलन, एक आंख से देखता था तो उसको कहते थे मोनोकल. हम लोग बोलते थे कि नहीं, देखो मोनोकल आ गया, है ना. जिसकी एक आंख होती है उसको मोनोकल कहते हैं.
ऑकुलेंस आंखों से संबंधित, ऑकुलर या ऑकुलेंस क्या मतलब होता है? लेकिन हमारे पास दो आंखें हैं तो उसको कहते हैं बाइनोकुलर, है कि नहीं? अब देख लो वो उसमें जो घूम रहा है ढांचा, उसके भी दो आंखें हैं कि नहीं लगी हुई? तो बाइनोकुलर नहीं, वो जो ढांचा कंकाल है स्केलेटन। अब देखो कि हमारा विजन स्टीरियोस्कोपिक है, ध्यान दीजिए। ये जो खरगोश होते हैं उनकी आंखें यहाँ नहीं होती सामने में, उनकी यहाँ होती हैं, तो इससे वो यहाँ देख पा रहे हैं इतना, और समझो इस बात को, यहाँ है तो उससे ये इतना पोर्शन देख रहे हैं और इधर से इतना पूरा देख ले रहे हैं, तो दे हैव मोर रेंज ऑफ विजन। अच्छा, हम लोग पूरा 180 भी नहीं देख पा रहे हैं, इतना 150 स्टीरियोस्कोपिक यहाँ तक नहीं देख पाएंगे। यहाँ कोई खड़ा बगल बगल में तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन खड़ा ना, तो इतना देख पाते हैं, इतनी रेंज। तुम खुद ही देख लो, हाथ लगा के देख लो कहाँ तक आँख जा रहा है, हाथ ही नहीं दिखेगा। हाथ न दिखने तब समझो वो हाथ नहीं दिख रहा ना, आँख के पास रखो तो हम 150 डिग्री तक स्टीरियोस्कोपिक विजन समझो। एक होता है मोनोकुलर विजन, एक एक आँख से अलग अलग चीज देखे, इधर से इधर का देखे और इधर से। हम इसी पेन को, अगर मैं तुमको ये पेन दिखाऊं, एक आँख बंद करो अभिषेक और फिर दूसरी, तुम खुद अपने सामने पेन करो, जब ये आंख बंद करोगे तो इस पेन का इधर वाला ये नंबर दिखेगा, इसकी कीमत, और ये बंद करो तो यहाँ लिखेगा कि टॉलवीन इंक पड़ी है, देखो ये। तो तुम इस पेन को इधर करो, इसकी शिफ्टिंग होगी, पैरेलक्स देखो। व्हेन यू कीप ऑन चेंजिंग द विजन ऑफ आई देन इट इज शिफ्टेड। तो एक आंख से तुम इधर का देख रहे हो क्योंकि तुमने यू हैव शिफ्टेड योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ध्यान दिया, पास करके देखो, दोनों से अलग अलग शिफ्ट हो। इस चीज को क्या कहते हैं? देखो दोनों से देखो, एक एक आंख बंद करो ना, एक बंद करो फिर दूसरी, इसे हाथ से हो रहा है। अच्छा अब देखो, अब ज्यादा शिफ्ट हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। सुनो ये बात है, पास रखोगे तो ज्यादा शिफ्ट है, दूर रखोगे तो कम शिफ्ट है। इससे हम लोग जब चीजों की डेप्थ देख पाते हैं, डेप्थ का मतलब होता है स्टीरियो। डेप्थ का क्या मतलब है? तो स्टीरियोस्कोपिक, स्कोप का मतलब देखना। तो अब हमें मालूम है कि ये पेड़ हमसे दूर है कि ये पेन दूर है, हम कहेंगे वो पेड़, क्योंकि जब हम आँख ऐसे कर रहे हैं वो पेड़ नहीं हिल रहा, पेन हिल रहा है, ये पास है दूर। कैसे तुम पता करते हो? हम ऐसे पता कर लेते हैं कि पास कौन सी चीज़ है, दूर कौन सी चीज़ है। जब तुम 3D मूवी देखते हो तुमको डेप्थ का एहसास होता है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल विजन या स्टीरियोस्कोपिक विजन। लेकिन खरगोश ऐसा नहीं कर पाता। अगर खरगोश के सामने तुम एक पोस्टर, बात करती जा रही हो, खरगोश के सामने एक पोस्टर रख दो तो वो पोस्टर में ही कूद पड़ेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं कि उसमें डेप्थ है कि नहीं। उसमें एक झोपड़ी भी बनी है, पेड़ भी बना है, तो झोपड़ी आगे होनी चाहिए, पेड़ पीछे। वो जो उनके रिलेटिव डिस्टेंस है वो देख ही नहीं पा रहा, उसको किस चीज़ का डिफेक्ट आया बताओ? इस वजह से वो किसी शिकारी के ट्रैप में आ सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हमें फ़ायदा भी है, हम किसी चीज़ का रिलेटिव डिस्टेंस देख पा रहे हैं ना। तो बाइनोकुलर तुम लेते हो क्या? उसमें दो लेंस होते हैं, कहते हैं बाइनोकुलर। दो चीज़ों से देखा जाए उसी को ही बाइनोकुलर कहते हैं। अगर तुम एक ही लेंस लेके आओ, जैसे पुराने समय में औरंगजेब और बाबर देखा करते थे, उनके पास तुम देखोगे मूवी में सिंगल, तो वो मोनोकुलर देखा करते थे, दूरबीन, टेलीस्कोप मोनोकुलर। लेकिन तुम जो खरीद कर लाते वो कैसा है? बाइनोकुलर। तुमने इसे स्टीरियोस्कोपिक क्यों कहा? बिकॉज बाई द वेरिएंस इन डिस्टेंस और द पैरेलक्स यू कैन मीजर और सेंस द डेप्थ और द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कि तुम किसी चीज़ की डिस्टेंस को प्रॉपर्ली देख पाते हो। जितना हमारी पैरेलक्स से गरिमा शिफ्ट करेंगी उतना तुम ताशी शिफ्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम दूर बैठी हो। अगर ये और ज़्यादा शिफ्ट करेंगे, अगर हम आँख ऐसे ऐसे करें और तुम नहीं करें, हमें पता चल रहा है कि कुमकुम आगे है, तुम पीछे। यही तो स्टीरियोस्कोपिक विजन है। हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ एक चित्र है या कोई चीज़ वास्तविक है। ये स्टीरियोस्कोपिक विजन के द्वारा ही संभव। जब तुम अपने दो जगह रख देते हो, इधर और इधर, होते स्टीरियो साउंड सराउंड। कैसे स्टीरियो साउंड सराउंड हो जाता है? एक इस कान में इधर वाला सुनाएगा, ये वाला उधर, इससे तुम एहसास कर लोगे डेप्थ का। साउंड में भी 3D तुमने डाल दिया, दो अलग अलग कान, और एक ही से सुना तो स्टीरियोस्कोपिक नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं ना? अब देखिए,
तो क्या बात आपको बताई, आवर विजन इज बाय टू आईज which simultaneously sees the single object from two different observation point. This is called binocular stereoscopic vision, so they can perceive the depth of object. क्या वो पता लगा पाएंगे? yes. इस चीज को पूरा लिखना. When we see any object from two eyes, which simultaneously see the same object from two observation points, then it is called, ये हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखों से हम क्या करते हैं कि किसी चीज को देख रहे हैं तो इससे भी देख रहे हैं, इससे भी देख रहे हैं, तो ये टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए और ये ऑब्जेक्ट है. तो इस तरीके से हम इसको दो तरीके से देख पाते हैं, चाहिए फ्लावर वैसी क्यों ना हो. तो वी आर सीइंग इट इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन. जबकि ऑकुलर का मतलब आंखें होती हैं और बाइनो का क्या मतलब होता है, दो. बाइनोकुलर. अब देखिए, इस इनेबल्स अस टू सी द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट. मान लो अगर मैं तुमसे कहूं ये पेन है कि पेन का चित्र, तुम कहोगे ये तो पेन है, देखो यहाँ से इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है. चित्र होता तो दोनों थोड़ी देख पाते. अगर मैं यहाँ चित्र रख दूँ ना पेन का, तुम पकड़ लोगे, कहोगे हमें एक्स्ट्रा तो दिख ही नहीं रहा. चित्र में एक्स्ट्रा दिखता है और इसमें दो तरफ से देख रहे हो, इधर का भी देख रहे हो, इधर का भी, उसमें तो सिर्फ फ्लैट दिखेगा, तुरंत पकड़ लोगे. और इसमें तुम एक्स्ट्रा देख पाओगे ना, इधर से इधर का एक्स्ट्रा और इधर से चित्र में देख पाओगे. यही तो ये, इसी से तो तुम पकड़ लेते हो कि कोई चीज चित्र. खरगोश नहीं पकड़ पाएगा ना, उसका स्टीरियोस्कोपिक विजन ही नहीं है, वो डेप्थ को देख ही नहीं सकता. उसका सिंगल ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है, यहाँ से. So it enables us to perceive depth, to perceive, hence we can, हम क्या कर सकते हैं, we can get the distance of various objects kept at different distances. हम रिलेट कर सकते हैं ना. So we can define, know the distance of object from us. This is stereoscopic. स्टीरियो का मतलब है गहराई, डेप्थ, और स्कोप का मतलब है विजन ही होता है. कुछ एमसीक्यूज हैं कि देख लो कि ये सारे एमसीक्यू आते हैं. अबाउट 35 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर ब्लाइंड. 3 मिलियन का मतलब 30 लाख और 30 मिलियन का मतलब 300 लाख. तो दैट इज 3.5 करोड़ लोग. टोटल वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं और जिसमें से 3.5 करोड़ लोग ब्लाइंड. अगर तुम 800 लोगों से मिल लो डेली तो तुम्हें उसमें 3 अंधे मिल जाएंगे. हर 800 में 3 अंधा.
So 35 million people in the world are blind. ऐसे में हमें आई डोनेशन करना चाहिए. लोग इस चीज़ के लिए संजीदा नहीं है. They are not caring for it. However, if we donate our organ, then we may give sight. God has bestowed us this beautiful vision. जब भगवान के द्वारा ये हमको वरदानित है, so we can donate it after our death. ऐसा कर सकते हैं. कितने कितने समय बाद आंखें निकाली जा सकती हैं, किन किन को दी जा सकती हैं, कौन डोनेट कर सकते हैं, कौन नहीं डोनेट कर सकते हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं. तो पहली चीज है ना, अब देखिए कि एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड. ओके, इसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं 12 साल से छोटे, तो उनको अगर विजन मिल जाएगा तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी. ओके, नाउ आई कैन बी डोनर्स. सो आई कैन बी donated by any person of any age group and any gender. किसी भी उम्र का, किसी भी जेंडर का व्यक्ति आई डोनेट कर सकता है. एक बूढ़ा 70 साल का बूढ़ा भी आई डोनेट कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है. कैन बी डोनेटेड बाय एनी एज ग्रुप. किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है. चाइल्ड टू, ठीक है, child to old person of any gender. Okay. After death, ऐसा नहीं कि अभी डोनेट करना, आफ्टर डेथ. ठीक है, अब देखिए, the person using spectacles also can donate eye. People who are diabetic, having hypertension, asthma and जिसको कोई भी विदाउट कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज है, अगर संक्रामक रोग है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बाई टचिंग फैलता हो, तो नहीं डोनेट कर सकता, नहीं कर सकता. कम्युनिकेबल डिसीज अगर नहीं है तो कर सकता है. अस्थमा है, बोलने में लंग्स में डिसीज है, बहुत बहुत गर्मी, बहुत दिन से ऐसे अस्थमा है, लंग से बोल ही नहीं पा रहा. एनी पर्सन हैविंग अस्थमेटिक डिसीज, लंग्स प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस कैन डोनेट. डायबिटिक, हाइपरटेंशन कैन डोनेट. ये तो हम लोग का क्या है कि वो पैंक्रियास की है, उससे आंखों का क्या लेना. होने दो, अभी कर रहे, उसको दिखाई पड़ रहा है, दिख तो जाएगा. दैट पर्सन कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. सो अब ये देखो, बात नहीं करो, ध्यान से सुनो अरविंद क्या कह रहा है. नाउ दोज हु आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप है, अस्थमेटिक, अस्थमा की बीमारी है, दमे की बीमारी है, एंड नो कम्युनिकेबल डिसीज, कोई कंटेजियस डिसीज नहीं है. हार्ट अटैक वाले दे सकते हैं. हाँ, हार्ट से उसका कोई लेना नहीं है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, उनका कैमरा निकाल लो, दूसरे फिट कर दो. कैन डोनेट आई, इट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ध्यान दीजिए, दोज हु आर कंजीनियल ब्लाइंड. अभी तक हम लोग ये बोलते थे यू आर ए कंजीनियल लायर, तुम जन्मजात झूठे हो, माँ के पेट से ही झूठे. कंजीनियल का मतलब है कि जब से तुम उसी तरीके से जो जन्मजात सूरदास की तरह अंधे ना हो तो उनको आग दी जा सकती है. सूरदास जी जन्म से अंधे, तब नहीं दी जा सकती. कंजीनियल एक इसमें भी फैक्टर है.
तो यहाँ हमने लिखा नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। बाई बर्थ जो अंधे ना हो उनको दी जा सकती बाद में। एक तुम लोगों में वो हेलेना की वो भी थी ना स्टोरी जो न सुन सकते, उसको नहीं दी जा सकती सर, पर वो तो बर्थ के बाद हुई थी, उसकी बीमारी हो गई। बर्थ के बाद तो दी जा सकती। देखो, आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 hours आफ्टर डेथ। उतने देर में कर लेना चाहिए। रिमूव विद इन 4 to 6 hours फ्रॉम, देखिए आई रिमूवल टेक्स 10 to 15 minutes, और उसमें आंखों का शेप खराब नहीं होगा, वो आंखों के अंदर रुई का फाहा भर देते हैं और फिर आंख बंद कर देते हैं, तो तुम्हें लगेगा नहीं, वो सुंदरता वैसी ही रहती है कुछ। या बाजार में वैसी आई बॉल मिलती, वो डाल देंगे तो आंखें खोलोगे तो सुंदर। ये बगल में महेश की दुकान पे मिलती है 10-10 रुपए वहाँ डाल दे। मिनट्स फॉर रिमूवल। अब देखिए नाउ कौन कौन नहीं दे सकते, इस पर खूब ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे देख लो एमसीक्यू। नहीं, वो जिसमें भी कंटेजियस डिसीज है वो सब नहीं दे सकते हैं। देखो, द पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद एड्स, ये सब एमसीक्यू से भरा हुआ, इसमें से बहुत एमसीक्यू आते हैं। एड्स, ओके। नाउ हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस में भी इम्यून सिस्टम का लॉस हो जाता है, बी और सी, और आदमी की डेथ हो जाती है। एड्स में तो हो ही जाती है। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम ही डेफिशिएंट हो गया। पूछे क्यों मर गया? उसने क्या किया था, एक आइसक्रीम खा ली थी तो मर गया, उसको जुकाम हो गया तो मर गया, छोटी सी चीजें मर जाएगा, उसको 2 खांसी आ गई तो मर गया। एड्स में ऐसे होता, तुम अगर उनके कमरों में जाओगे लगेंगे दे आर नियरली डेड। जिनको HIV पॉजिटिव है ना, वहां चले जाओगे, उनका इम्यून सिस्टम इतना डेलिकेट है कि छोटी छोटी चीजों में हो जाता है। अब देखो, हेपेटाइटिस, एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया यानी उनमें रक्त की कमी होती है। पैरेलल में क्लास में चलाओ, उनको समझ नहीं है, वहां पे उनको पढ़ा रहे हो तो हमसे पूछो, उनको मत सिखाओ, हमें पता ही नहीं चल पा। कोई बात नहीं। टेटनस, जिसको टेटनस हो गया, टेटनस का क्या मतलब होता है बोलो? रस्ट वाला। बताइए क्या डाउट है, बताओ। पेरेंट्स से कहीं से भी आए, यानी ये एक वायरस है, तो किसी न किसी तरीके से ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है हमारे में। ये जो आया है ये एनिमल के थ्रू आया, फिर इस तरीके से फैलता चला, चिंपैंजी के थ्रू आ गया। चलो हाँ बोलो। कुत्ते के, अब वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जो ब्लड है ना, अभी 4 to 6 आवर्स में क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड जम जाएगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, तो ऐसे में ऑप्टिक नर्व से इसके आसपास जो ससेप्टिबिलिटी है वही अगर डेथ हो जाएंगी, डर जाएंगी, तो फिर जरूर रही, तो हमारा ब्लड जमना भी नहीं चाहिए, सही है कि नहीं। और फिर कुत्ते का भी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, जब होगा तो एक्यूट ल्यूकेमिया। अब ये देखिए, टेटनस वाले नहीं दे सकते हैं,
कॉलरा, कॉलरा का मतलब जैसे किसी कोई ऐसी चीज खा ली जो विषाक्त चीज हो, कॉलरा हो जाए, तो उनकी बॉडी में जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस आ गया। अगर कहा जाता है कि आप दूध पीकर, दूध बहुत देर तक हजम नहीं होता है और आप पॉल्यूटेड जगह निकल जाए तो कॉलरा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी जो बाहर की बहुत पोल्यूशन है उससे क्या होगा, आपके अंदर एक तरीके का पॉइजन डेवलप हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से का पॉइजन फूड खा लेने से कॉलरा हो जाएगा। मेनिंजाइटिस हो तो नहीं दे सकते हैं, मेनिंजाइटिस अब तुम्हारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ है स्कल, इसके नीचे 3 लेयर हैं, उनके बीच में फ्लूइड भरा है और उसके अंदर भी फ्लूइड भरा है, उसमें माइंड तैर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, हिट भी नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो 3 बैलून है, एक बैलून के अंदर फ्लूइड भरो, दूसरा बैलून डालो, फिर फ्लूइड भरो, फिर तीसरा बैलून डालो और अंदर फ्लूइड भर के दिमाग डाल दो, बताओ क्या वो स्कल से टकराएगा? वो जो 3 लेयर हैं जिनके बीच में फ्लूइड है उनको मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर तुम रात को देर तक 11 बजे 12 बजे तक मोबाइल देखते हो तो वो लिक्विड सूख जाता है और उसकी वजह से जो आइटिस होता है, जो दर्द होता है दिमाग में, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजेस के बीच का जब फ्लूइड सूख जाए, फिर उसके बाद लोग कहते हैं सुबह शाम खीरा खाते रहते हैं, ककड़ी खाते रहते हैं, कोकुम्बर, कि जिसमें फ्लूइड आ जाए, थोड़ा सर दर्द कम हो। लेकिन वो इतना तेज, इट इज़ सो एक्यूट पेन, तो वो ठीक नहीं होता। जो लोग ज़्यादा देर तक जागते हैं उन्हीं को मेनिंजाइटिस होता है, और जो आराम से सो जाते हैं तो उनको नहीं। तो मेनिंजाइटिस समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही, मेनिंजाइटिस ये सारे लोग नहीं दे सकते। एनसेफलाइटिस, ये देख लो, ये एक तरीके का जापानी बुखार है। जो जहां है वो वहीं सो रहा है। जापान में एनसेफलाइटिस हुआ था, सड़क पे चेयर पे बैठे बैठे सो गए, स्कूटर पे बैठे बैठे सो गए, शहर का शहर सो रहा है। इस तरीके का, इसमें 3 दिन के अंदर मृत्यु है। तो ऐसे लोग कैन नॉट डोनेट है, बस नाम ध्यान कर लो, एमसीक्यू में ये आएगा, एक चीज आएगी इनमें से, उसको पकड़ लेना, और ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तुमको सेग्रीगेट करना। कैन नॉट डोनेट है। ठीक है, अब ये पर ओके, जो तुम आई डोनेट करोगे, जिनके कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का मतलब ये ऊपर कॉर्निया है और इसके अंदर का जो क्रिस्टलाइन लेंस है, इनमें अगर कुछ डिफेक्ट है उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अंदर का उनका सिस्टम ही कुछ खराब है तो नहीं ठीक किया जा सकता है। 1 डोनेशन कैन गिव्स आई साइट टू 2 पर्सन, उसी को दोनों आंखें नहीं दी जाएंगी, एक आंख उसको मिलेगी, एक दूसरे को, एक आंख से देखेंगे तो 2 आंखें आप दोगे तो 1 पेयर ऑफ आई कैन गिव विजन टू 2 corneal blind people। वो लिखा है? वन पेयर ऑफ आई, हाँ लिखा है। वन पेयर ऑफ आई गिव्स विजन टू। अब और भी चीज देखो, इसका मतलब है, अब पहली लाइन पढ़ो इसमें कि क्या लिखी है। तो पहली लाइन में लिखा है कि देखो, इसके ऊपर लिखा है कि सम पीपल आर हैविंग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एंड सम आर हैविंग ब्लाइंडनेस ऑफ विजन। 2 अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, एक कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है और एक और क्या चीज है, कुछ क्रिस्टलाइन ब्लाइंडनेस होगी या लेंस की या रेटिना की ब्लाइंडनेस होगी, कॉर्निया वाली अलग है। तो इसका मतलब है तुम्हारे अगर जो 2 पेयर ऑफ आंखें हैं उससे 2 कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी ठीक हो जाएंगी और 2 किसी की रेटिना में है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। एक पेयर ऑफ आई से 4 लोग ठीक, 2 कॉर्नियल ब्लाइंड, जो ऊपर का बल्ज आउट पोर्शन है ना वो उसको लगा दिया जाएगा और जिसके अंदर में रेटिना में या क्रिस्टलाइन लेंस है उसके लिए, ठीक है। तो हमारी बुक में 2 लिखा है, लेकिन वो वही चीज़ पहली लाइन से मैच नहीं कर रहा था, अभी उन्होंने अमेंड कर दिया, तो बुक में भी फर्क आ गया। देखो इसमें 2 बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इन्होंने बदल दिया। देखो 1 पेयर ऑफ आई, आप बोलिए सर, कलर ब्लाइंडनेस वाला को ठीक नहीं किया जा सकता। गिव विजन टू 4
टू कॉर्नियल ब्लाइंड एंड टू अदर, जिनका कोई और दूसरा डिफेक्ट है, ठीक है। टू कॉर्नियल भी बता रहा हूँ। अब आगे हम देखेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। एक हम लोग देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। तुम लोगों को दिखाया जाता होगा ना स्कूल में, कलर चार्ट में दिखाया उत्कर्ष के स्कूल में तो दिखाया जा रहा है। ये महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। चलो नाउ कलर ब्लाइंडनेस। आई की स्मगलिंग होती है। अब देखो, क्या आप लोग इसमें देख पा रहे हो क्या लिखा है? अच्छा नहीं देख पाएगा। ये चीज तो देख पाएगा, इसका मतलब उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। यही चीज दिखाई जाती है 74, ठीक है। जैसे इसमें देखो, ये पता चल रहा है, ये चीज ऐसे आपको दिखाई जाएगी डिफरेंट कलर में। तो यही चीज समझ में आ गया आपको? एक चीज और देख लो, वेरिएशन इन साइज ऑफ प्यूपिल। ये दिखा दिया था ना, एक इंसान की तो आंखें मैंने दिखा दी थी कि ये देख लो, ये इसकी आंख देखो, तो ये डार्क रूम में बैठा है कि कैसे रूम में बैठा होगा? और जो दूसरा है ये देखो, तो इससे पता चल जाता है कि कैसे रूम में कौन बैठा है। एक इंसान की दो आंखें दिखाई देंगी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी से पता चलो। अभी हमने आपको दिखाई थी, इसमें आ गई। ये देखो, इस यहाँ पर इसकी दूसरी आंख देखो, ये छोटी है, यस सर, इसका प्यूपिल, और इधर वाली देखो ये बड़ी है। ओके, नाउ डिफेक्ट ऑफ विजन। वैसे इस चैप्टर में बहुत कुछ डिलीट कर दिया तो ये छोटा रह गया। बात नहीं करो 1 मिनट के लिए, अगर रुक जाते हैं तो आप लोग बात करने लगते हैं। This is okay. देखिए, डिफेक्ट ऑफ विजन। जैसे मान लीजिए कि एक समोसे को हमने ओवन में रख दिया, फिर वो गर्म हो जाता है, फिर उसको निकाल के उसको फ्रिज में रख दिया, फिर ठंडा हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, फिर उसको निकाल के ओवन में डाल दो तो वो गर्म हो जाएगा, फिर निकाल के फ्रिज में डाल दो, ऐसे उस समोसे की हालत ख़राब हो जाती है। होता है ऐसा। तो ऐसे ही जब आप अंतर्दृष्टि कर रहे हैं, अंदर देख रहे हो, यू आर इंट्रोवर्ट, पढ़ा रहा हूँ, तुम तुरंत बाहर निकल आए, अब लोगों से मुखातिब होने लग गए, फिर अंदर चले गए, फिर बाहर चले, तो तुमने तो समोसा कर डाला खुद को।
ऐसे में तुम कभी गंभीर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो थोथा चना बाजेगा ना, जो छिछला पानी होगा उसमें गहराई कहाँ से होगी। तो अगर हमको चीज़ों को डीपेस्ट अंदर के सेंस में लेना है तो हमारी बॉडी का स्टेट में होना चाहिए। तो आप सिर्फ जो प्रोफेसर है कोई भी आके देख के बता सकता है इसमें से कैसा बच्चा कैसा है पढ़ने में और कैसा बिहेव करेगा। तो जो अंदर बाहर जा रहा है वो तो डिसिप्लिन में ही मार खा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको है ही नहीं तो उसी में थिंकर्स जो एक चीज़ टीचर बता रहा है तो 4 सोच लेते हैं, वो सोचने में विश्वास ही नहीं रखता, थिंकिंग एबिलिटी नहीं। और बल्कि अगर टीचर के मन में 4 चीज़ें उसको भी भुलवा देगा, वो क्लास को कंडम कर रहा है, करप्ट कर देगा क्लास को। बोल बोल के टीचर नई नई चीज़ सोच रहा है, वो टीचर उसका डिसिप्लिन ही मेंटेन करे, वो सोच ही नहीं पाएगा, 2 चीज़ और भुलवा देगा, खुद अपने पिता का पैसा जा ही रहा है ना। अब देखिए कि हम अभी से एसेस कर सकते हैं इन सब से कम ही नंबर लाया होगा अरविंद, साइंस में हो चाहे किसी में, ये ऐसे ही लाया हुआ 39 कहाँ लाया, 30 तक लाया होगा बस, इससे ज़्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से ये इनडिसिप्लिन है इससे ज़्यादा ला ही नहीं पाएगा। अब देखो आगे की बात, डिफेक्ट ऑफ विजन, एबिलिटी टू सी समथिंग इज कॉल्ड विजन, ठीक है। एंड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ आई, इफ द रेंज ऑफ एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीजेस और द पर्सन इज इनएबल टू सी, देन इट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। किसी न किसी के माल फंक्शन की वजह से, उसके ऑर्गन की वजह से, चाहे सिलेरी मसल्स हो चाहे रेटिना, वो नहीं देख पा रहा है, या उसका जो रेंज ऑफ विजन होना चाहिए उससे घट गया है, तो उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। नाउ क्या ठीक से काम ना करे, इट इज माल फंक्शन। इफ ability to see something is called vision, उसको विजन कहेंगे, ठीक है। नाउ इफ ए पर्सन ड्यू टू सम डिफेक्ट इन आई cannot see properly within normal range of power of accommodation, the normal range of accommodation, then such eye is known as defective eye। ठीक से नहीं देख पा रहा है, कैन नॉट सी प्रॉपरली, ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा हूँ, या डिफेक्टिव आई है, ब्लाइंड अलग चीज़ है, इसमें ब्लाइंडनेस नहीं आती है, इसमें ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि लूजेस विजन, उसको डिफ्यूज्ड विजन है, प्रॉपरली नहीं देख पा रहा है, डिफ्यूज्ड विजन। सो इसकी कैटेगरी देखो, पहला क्या है, दैट इज मायोपिया, दूर का नहीं देख पा रहा है, दूर दृष्टि दोष, उसकी दूर की दृष्टि कैसी है, मायोपिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, दूर की दृष्टि में दोष है और पास का देख पा रहा है, पास रख दो देख लो, बोर्ड के पास बैठा लो तो देख। इट इज ऑल्सो नोन एज, दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन उसमें क्या चीज है बोलो, नियर साइटेडनेस। द पर्सन एज नियर साइटेडनेस, देखो ऐसा क्यों है, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस, बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दे, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस ऑफ लेंस या आई
लेंस में ज्यादा कन्वर्जेंस हो गई है या और मोर लेंथ ऑफ आई बॉल, आई बॉल जो है वो बड़ी हो गई है, मोर लेंथ ऑफ आई बॉल। ध्यान दीजिए, जैसे कि उसका मायोपी का इतना मोटा हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर मायोपिक आई है तो बताओ ये स्टार से आने वाली चीज को, ये देखो स्टार से आ रहा है तो वो उसे यहीं पे 44 टाइप हो गया, 40 नहीं, ये बहुत कन्वर्जेंस है, पूरा ये दब के ही रह गया है। ऐसे में इसको ये यहीं पे ही फोकस कर देगा, रेटिना तक जाने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जो स्टार है क्या उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये डिफेक्टिव आई है, मायोपिया की एक ऐसी आई है, लेकिन उसको तो स्टार देखना है, देख नहीं पा रहा। डिफेक्टिव, अब स्टार नहीं देख पा रहा, फिर हम यहाँ से लाए, बोलो अब दिख रहा है, 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 दिव्या कहेंगे हाँ सर अब तो दिख रहा है, अब दिखने लगे। तो ये इनका फार पॉइंट, इसके दूर पे दिव्या को नहीं दिखा, और जैसे ही मैं यहाँ आया बोले हाय सर बाय सर, और उसके दूर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई है ही नहीं सर, यहाँ दिख रहा है। समझ आई बात नहीं? उसके यानी इनका संसार 3 मीटर का, 3 मीटर के बाहर कोई भी आए जाए इनको लेने देना। अब देखो ये एक्सेसिव होने की वजह से हो क्या रहा है, एक तो तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि इसने दबा दिया तो नहीं देख पा रहा है, जब रेटिना पे बनेगी नहीं तो क्या देख पाएगा, नहीं। अब देखो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है इनके लिए जो इनका फार पॉइंट है, और भी मैं पास लाया तो भी इनका क्या है कि नहीं हो पा रहा, लेकिन यहाँ पे एक फार पॉइंट है, फार पॉइंट पे अगर कोई चीज रखी है तो आई क्या करेगी, अभी मैं बता रहा हूँ उसकी पूरी बात, तब तुम्हें समझ that they have extra capacity to converge, इतनी ज्यादा कन्वर्जेंस पावर है कि यहीं दबा दे रहे हैं, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा खोलता जाऊं एक पॉइंट से तो फिर कितना भी कन्वर्ट करेंगे यहाँ तो बना ही लेंगे। इसके बाद ये तो तब है जब इनकी सिवियरी मसल्स एट रेस्ट हैं, अगर ये दब जाएं, ऐसे लोगों को तो यही किताब रख के पढ़वाओ, मजे से पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस पावर है। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? उनके पास कन्वर्जेंस की कोई समस्या ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये उनका कैसा पॉइंट हो गया, ये फार पॉइंट है, और ये फार पॉइंट हो सकता है इनका फ्यू मीटर्स हो, 2 मीटर्स, ऐसा मैं से कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, 2 मीटर या 3 मीटर होगा जो यहाँ से देखेंगे। बोलो बात समझ आ गई? तो मायोपिया में होता क्या है, या ऐसा भी हो सकता है, तुम कह सकते हो कि नहीं उनका लेंस सही होगा, लेकिन हो सकता है उनका रेटिना ओवल शेप हो गया, ऐसा। तो ऐसे में ये बना तो सही रही है, लेकिन जब रेटिना ही पीछे चला जाए तो क्या करे कोई? समझ आ गया कि नहीं? रेटिना यहाँ लिखा आइदर ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस और रेटिना हैज मूव्ड अपार्ट, 2.5 सेंटीमीटर की जगह उसे 2.8 सेंटीमीटर की आई बॉल मिल गई, पीछे तक जा रही है। कैसे जा रही है? मतलब उस पर्सन ने, ये देखो, तो उस पर्सन ने सर के ऊपर ऐसे किताब रख के पढ़ी है रात में, तो इसमें रेटिना को एक्स्ट्रा चांस मिल गया, तो रेटिना धीरे धीरे, इसका 2 अलग अलग चीजें। एक पर्सन क्या होता है कि ऐसे किताब सर पर रखकर पढ़ता है लेट के, तो ऐसे में रेटिना उस ऊपर से जब पढ़ता है तो दब जाता है, तब ऐसे में क्या होता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे पढ़ोगे तो हाइपरमेट्रोपिया होगा, और ऐसे पढ़ोगे तो मायोपिया। तुम्हारी चांस है, तुम कैसे पढ़ते हो। ऐसे पढ़ने पर तुम्हारी आई जो है बढ़ जाएगी, लटक जाएगी, और ऐसे पढ़ोगे तो पीछे से जब फ्लैश पड़ेगा तो दब जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो हमारा कहने का मतलब ऐसी कोई स्थिति जिसमें ये चीज हो जाए, तो अगर हाथ में ऐसे वो बुक लेके पढ़ रहा है तो ऐसे में क्या होगा, दैट इट इज हाइपरमेट्रोपिया। बात समझ आई ना? क्या 2 चीजें लिखी हैं, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कन्वर्जेंस। पहली बात क्या बताई, बोलो?
इट इज ड्यू टू, और दूसरी का क्या है, और तो ये इसका फार पॉइंट है। फार पॉइंट का मतलब क्या है? बियॉन्ड दिस पॉइंट दैट कैन नॉट सी, क्या ये इससे दूर देख पाएगा क्या? तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई का क्या मतलब है? बियॉन्ड द फार पॉइंट। आपका फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। हम सब का फार पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। लेकिन मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या है? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर के बाहर की चीज नहीं देख पाता, लेकिन फिर भी इसको सितारे तो देखने हैं ना। सो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज few meters। ब्लर दिखता है, पर दिखता तो है। दिखता जैसी, तो ब्लर नहीं देखना है ना, ठीक ठीक देखना है। इससे तारों की नींद में भी खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। अगर अंधेरे में ना निकले तो चांद तारे सोते हैं नहीं। अब जरा देखें, तो तीसरी चीज हम इसे कैसे करें? क्या हम इस एक्सेसिव कन्वर्जेंस को कम कर सकते हैं? देखो, तो ये देखिए, इसका कन्वर्जेंस ऐसा है, तो हम इसके लिए एक डाइवर्जेंट लेंस यूज करते हैं, तो कन्वर्जेंस अपने आप कम हो जाएगी। इसको कॉनकेव लेंस, और इससे बोलो कि ये देखो, ये देखो, इससे जब ये इससे जाएगा तो क्या ऐसे चला जाएगा? देखिए, तो क्या ये डाइवर्ज होगा? तो डाइवर्ज होने के लिए इससे रेज आ रही हैं, और ये देखो डाइवर्ज हो गया। लेकिन अगर इनको पीछे मिलाया जाए, इसने डाइवर्ज कर दिया, रे ऐसे आ रही थी, लेकिन जब डाइवर्ज हुआ तो आंखों को लगेगा अरे हाँ यहीं से तो आ रही,
आंखों को वैसे ही मिली। इसने क्या किया बोलो, फैला दिया। लेकिन अगर इनको रिट्रेस किया जाए तो क्या यही चीज है? देख लो दोनों आंखों में, इसको लगेगा यही है। समझ में आया? सो आवर आइज कैन इजीली बी चीटेड। अगर वहां से रे आएगी तो वो आसानी से उसे कहां पर ले आएगा बोलो? क्या वो फोकस पे ला सकता है? सो इट विल फोकस इट नाउ एट रेटिना। वैसे ही काम कर रहा है। बोलो अगर रे यहां से आए 2 मीटर से तो क्या वो उसको फोकस कर सकता है? तो हमने जो स्टार वाली रे थी वो उसको कैसा बना दिया बताओ, कि जैसे कहां से आ रही है? ये देखो ये रे आ रही, कहां से आ रही है? आई को क्या लगेगा ये कहां से आ रही है? डाइवर्ज होने के बाद जैसे ये रे आई और ये खुल गई, तो यहाँ से खुली कैसे? क्योंकि हमने कौन सा लेंस लगा दिया था? कॉन्केव। तो इस आई ने पूछा नहीं हम दूर की नहीं देखेंगे, हम उससे कहेंगे दूर की कहाँ दिखा रहा है तुमको? ये देखो ये 2 ही मीटर से तो सितारे, यही स्टार देखो सामने स्टार है, पकड़ लो उसको, बोलो 2 मीटर पर। अगर कितना नजदीक आ गया। अब तो तारे ऐसे ही लोग तो तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं, जो मायूपी कहेंगे तोड़ दे, और गरम इतना है कहाँ से तोड़ पाएंगे जल्दी। तो बात समझ आ गई? हमने उसको क्या किया, वी हैव यूज दिस लेंस और उसको यहाँ पर कर दिया। ये कैसा है बताओ? ये करेक्टेड विजन। ये कैसा विजन है बोलो? करेक्टेड। बुक में क्या लिखा है? करेक्शन फॉर मायोपिया। देखो करेक्शन फॉर मायोपिया। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन है कि इनका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, लेकिन फार पॉइंट कुछ 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जरा इस पर देखें ना। इफ ए फार पॉइंट, हमेशा मायोपिक आई का क्या होगा? फार पॉइंट अगर न दे और सिर्फ ऐसे लिख दे फार पॉइंट, तो भी मायोपिक आई समझना चाहिए, क्योंकि इसके फार पॉइंट से लोगों का कंसर्न है और हाइपरमेट्रोपिया के नियर, वो भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन मायोपिया है तो फार पॉइंट ही उसका इधर उधर जाना। फार पॉइंट लोगों का इन्फिनिटी है और उसका 2 मीटर है, गड़बड़ नहीं क्या? इफ फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई is 1 meter, find the power of lens needed to correct its vision। 3 नंबर का क्वेश्चन। find the power of lens needed to correct its vision। चलो ये बताइए U क्या है? अर्चिता U बताओ। इन्फिनिटी। हमें इससे नहीं मतलब है ज़्यादा, हमको मतलब है हमारे लेंस से, क्योंकि यही तो करेक्ट करेगा। यही चश्मे में लगेगा ना, इसको हम स्पेक्टिकल्स में लगा देंगे। तो इसने क्या किया? इस लेंस ने कहाँ से पिकअप किया बोलो? स्टार को पिकअप किया कि नहीं? तो इसके लिए U क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी बता रहे, तुम लोग इन्फिनिटी बता रहे। हर चीज प्रॉपरली बताओ, सुनो ठीक से भाई। ये है ना पोल, तो पोल के इधर है, यू कितना हुआ? माइनस इन्फिनिटी। वी कितना हुआ? कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाएगा? इधर ही बनाता है कि नहीं? बोलो अगर माइनस इन्फिनिटी कितना बताया? वी बोलो -100 सेंटीमीटर। तो P कितना हुआ? सेंटीमीटर में बदल लो, फोकल लेंथ निकालना है ना। वैसे भी करने को 1 पे भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमें हैबिट ऐसे ही जाननी चाहिए। ठीक है, तो यूजिंग लेंस फार्मूला, उत्कर्ष इतना समझ में आया? इन्फिनिटी से उसने पिकअप कर लिया और वहीं बना दिया जहाँ से आई लिया करती, तो वहाँ से अगर जाएगी तो आज तो पिकअप कर ही लेगी, उतना ही हमें करना है। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या है? -100। u क्या है? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ भी माइनस लगाना है, यहाँ भी, और ये 1/f है। तो -1/100। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया,
1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0, क्योंकि इंफिनिटी बहुत लार्जर नंबर है, वो 1 है तो 0 हो जाएगा। सो इट इज -1/100, इट इज इक्वल टू 1/f, या +0 लिख दो। सो -1/100 इट इज इक्वल टू 1/f। तो f कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर। तो पावर कितनी होगी? अब इसे मीटर बदल लो, तो -1 मीटर। तो पावर इज 1/f एक्सप्रेस्ड इन मीटर, सही है, एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो पावर कितनी हो जाएगी? 1/+1 मीटर, दैट इज +1। प्लस कहाँ से आ गया? माइनस में आना चाहिए। अच्छा ये माइनस में तो है ना, -1, तो क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस में आना चाहिए कि नहीं? लिख दें कि फॉर करेक्शन concave lens of appropriate focal length is needed for correcting myopic eye को करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? so for correcting myopic defect we need diverging lens. What is diverging lens? concave लेंस। इसके लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। अब देखो तुम्हें 3 काम करना है। मेक द डायग्राम फॉर, ये कौन सा है? डिफेक्टिव आई या मायोपिक आई। बुक में मायोपिक लिखा क्या है? नहीं, एक कोई इंफिनिटी से जो आ रहा है उसका नहीं। तो मायोपिक आई ये गड़बड़ी करती है, या तो इसका रेटिना बहुत पीछे चला गया होगा तो भी नहीं बना पाएगी ना। Now, myopic eye focus, सुनो, myopic eye focus the image या make the image before retina। ये कहाँ बनाती है बोलो? ठीक है, और जबकि हाइपरमेट्रोपी हम देखेंगे आफ्टर रेटिना। तो ये लाइन समझने वाली, देखो बिफोर रेटिना बता नहीं कि नहीं, इट फोकसेस द इमेज बिफोर रेटिना। ये लैंग्वेज जरूरी है। मायोपिक आई लिख लीजिए कॉपी में, ये फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर रेटिना। तो ये मायोपिक आई है, और ये क्या है? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है डॉट डायग्राम। For myopic eye, far point of myopic eye correction। ये केस स्टडी क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं आता है कि अतुल है ऐसा ऐसा है तो ये बनाओ फिर एक क्वेश्चन देते। ये 4 नंबर का पूरा पैकेज है। दैट इज करेक्शन ऑफ मायोपिक नाउ। अब देखो, तो आपको ये करना है COC, और दूसरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोपिक आई। एंड measure for its correction। इसके करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? और ये क्वेश्चन, हाँ मायोपिया के बारे में बताना। देखो MY माई और ओपिया, आप इसे याद कर सकते हो, माई ओपिया नहीं, मायोपिया। चलो नाउ लेट अस डू इट। एक क्वेश्चन ये भी करना है, तीनों करके दिखाओ, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। जो बोर्ड पे कराया है इसका ये पोर्शन बहुत अच्छे से बनाना है, ये ठीक से नहीं बनाने पे गड़बड़ होता है। आप ये समझ लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं इस थर्ड वाले को करने के लिए, ये है तो उनको मालूम है कि यहाँ से वो पिकअप कर रहा है और यहाँ पर ये चला जाएगा कि नहीं, ये फार पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है,
ये मिल जाएंगे। तो ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं ना, यही डायग्राम बना के और यहीं से ये रे ऐसे ले रहे हैं, उनका करना भी ठीक। समझ आई बात कि नहीं? 5 पॉइंट ही बना दिया और उनको कुछ करना थोड़ी है, वही डायग्राम फिर से बना दे, वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और कोई भी रीजन जो करेगा तो करना चाहिए, सही है कि नहीं? वही बनाओ, लेकिन जो ये लेंस लगा वहीं से सीधी ले लो, कभी गड़बड़ होगी? नो सर। और यहाँ पर 3 जगह ऐसे एरो बना, सही? चलो measures of its direction अगर बनाने में जरा भी दिक्कत हो फिर आई बॉल ले लेंगे। छोटे दे देंगे, अब आज हो नहीं पाया, कल देंगे, कल देंगे। मायोपिया क्या है, उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस है और उसमें रेटिनस पहले ही मिल उसका पास पॉइंट कुछ मीटर का होता है। डायग्राम आपके ऊपर है, 30 नंबर लाइव साइंस में जो करना है करो। ज़्यादा नहीं, इससे कम क्या लाएगा, थोड़ी तो इमेज है इसकी। ओके, नाउ डू इट, फटाफट करो। सर ये वाला ही बना सकते हैं, वो जो आपने पहले बोर्ड पे बनाया था करेक्शन के लिए। ठीक है, ये वाला जो आपने करेक्शन के लिए बनाया। करेक्ट है वही चीज़, लेकिन प्रॉपर बनाओ। रे डायग्राम है, रूलर से पेंसिल लेके आप स्केल लेके। वो दोनों एक ही डायग्राम तो थे, बनाने का तरीका अलग लगता है। 3 डायग्राम बनेंगे। अच्छा।